न्यू गोल एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन करेंगे। इनमें से सभी प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 3 सेकंड का टाइम रहेगा। उसके बाद मैं इनका आंसर बताऊंगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपके कम से कम सही हों। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, जिसके लिए 3 सेकंड का टाइम है। जिसका सही उत्तर है ऊर्जा का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, जिसका बी नंबर सही है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? ईथर, बेंजीन, पारा, पानी। 3 सेकंड का टाइम। जिसका सही आंसर है पारा। जो पारा होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। पारा आए ऑप्शन में, या फिर मरकरी आए, या फिर आपके इसमें से जो प्रतीक होता है वो आप सभी को पता है कि Hg होता है। तो कोई भी ऑप्शन है वही सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? टाइम आपका चल रहा है। सबसे अधिक जो ऊष्माधारिता होती है वो जल की होती है। हम जल को जितना अधिक गर्म करते हैं वो उतनी देर तक गर्म रहता है, और जब उसे ठंडा कर दिया जाता है तो अधिक देर तक ठंडा बना रहता है, सिर्फ ऊष्मा की वजह से। उसके बाद जिसका भी ऑप्शन सही है, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जो होता है बर्नौली प्रमेय, इसी के पर आधारित होती है, ऊर्जा संरक्षण पर। जिसका ए नंबर सही है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति समय। जिसका सही आंसर है तरंग दैर्ध्य। आप सभी को बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है। ये है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आपका समय समाप्त होता है। स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं पुराने ज़माने में हम लोग जो घड़ियाँ पहनते थे वो स्थितिज ऊर्जा के कारण ही उनमें जो चाबी भरी जाती थी उनमें स्थितिज ऊर्जा होती थी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की शुद्धता। जिसका हमारा सही उत्तर है जल का बहाव। इसका ए नंबर सही है। क्यूसेक से हम जल के बहाव को माप सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अदिश राशि है, मैं आपको बता दूं, सदिश राशियाँ और भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। और अदिश राशियाँ और भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए कोई परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो इसका सही आंसर है, आपको पता है, ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने उदाहरण भी आपको बता दिए, बल, वेग, त्वरण, संवेग सदिश के होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर को मापा जाता है। सब होता है। ओम होता है प्रतिरोध को मापते हैं, सभी लोग जानते हैं। जिसका सी नंबर सही है, विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा आपका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1965, 1971, 1991, 1985। इसका सही उत्तर है 1971। मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। जिसकी सही आंसर है दूरी की। एक प्रश्न और आता है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है?
प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। इस बात को भी आप सभी लोग याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। जिनमें से आपका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। दोस्तों, क्योंकि जो सौर ऊर्जा होता है इसका हम नवीकरण कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कोयला होता है, प्राकृतिक गैस होती है, पेट्रोल होता है, इनको सदियां लग जाती हैं फिर से बनने के लिए, इसलिए आपका सही आंसर होगा बी। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ क्षण का प्रयोग करते हैं? इस्पात, नरम लोहे, पीतल। बहुत ही सरल प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर है नरम लोहे। आपका प्रश्न ये आए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ का, या फिर आ जाए चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, दोनों के लिए सेम आंसर होगा नरम लोहे का। हमेशा याद रखिए इस बात को। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं अब हम। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? टाइम आपका शुरू होता है। स्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, समान क्षण। आप सभी को याद रखना है कि इसके लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है जब तक इलेक्ट्रॉनिक का करंट आता है तब तक विद्युत चुंबक जो होता है वो कार्य करता है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो होगा तभी तक आपका विद्युत चुंबक कार्य करेगा, जिसका सी नंबर सही है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो ये है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। कभी कभी जब सूर्यास्त होता है तो हम लोगों को लगता है कि सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन वो हमें भ्रम हो जाता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के मध्य 2 मिनट का अंतर होता है, जिसका सही आंसर है, जिसका ये नंबर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं? ये भी आप सभी ने प्रश्न पढ़ रखा होगा। पित बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। आपका समय समाप्त होता है, जिसका सही आंसर है अंध बिंदु। ठीक है दोस्तों, जिसका स्वस्थ मनुष्य का जो निकटतम बिंदु होता है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो स्वस्थ मनुष्य के जो स्वस्थ आँख होती है उसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका हमारा बी नंबर सही था, अंध बिंदु। अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। जिसमें से आप सभी को पता है पुतली हमारी छोटी हो जाता है। जब हमारी आँख में प्रकाश तेज़ी से पड़ता है तो हमारी पुतली छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो हमारी पुतली का आकार अपने आप ही बढ़ जाता है। इस बात को आप सभी को याद रखना है, आप सभी लोगों ने। अब उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बहुत ही सरल प्रश्न। पीला, बैंगनी, नीला, लाल, सभी लोग जानते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है रेलवे लाल रंग का प्रयोग क्यों करती है? जिसका सही उत्तर है लाल रंग। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है, तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद सामान्य मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, 25 सेंटीमीटर, अनंत 25 में, जिसको मैंने बताया था आपको सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है जो अनंत होता है, और निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, आप सभी लोगों को पता होगा जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का। आप लोगों ने हाई स्कूल में जब विद्युत बल्ब पढ़ा था तब पढ़ा होगा, जिसका सही आंसर है टंगस्टन का। ठीक है, जिसका सही आंसर सही है। जिसका जो ये बहुत अधिक, जिसका गलनांक होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसका जो उच्चतम गलनांक होता है वो होता है 3422 सेंटीग्रेड और 6192 फ़ारेनहाइट होता है। इस बात को याद रखिएगा। जिसका जो हमारा टंगस्टन होता है, इसका वाष्प दाब सबसे कम और सबसे अधिक तन्यता शक्ति इसकी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस के संयोजन आप सभी को पता है, इसका सही आंसर सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट प्रश्न ये आ रहा हमारा, टार्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, जिसका सही है संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक है, बी नंबर सही है आपका। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, सभी को पता है, धनात्मक होती है, और अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, उत्तल की धनात्मक। अगला प्रश्न, किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर होता है, जो दर्पण होता है, अवतल, उत्तल, समतल, जिसका सही आंसर है समतल दर्पण। आप लोगों का समय समाप्त हो गया, इसमें टाइमर नहीं लगा पाया। ठीक है, समतल दर्पण होता है सही आंसर। उसके बाद आगे मैं अभी आपको बताऊंगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। अगला कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, मैं आपको बता दूं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब किसी प्रकाश की किरण किसी चमकदार चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, इस बात को याद रखिएगा, जिसका भी ऑप्शन सही है। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, से कोई नहीं, अभी आपको बताया था समतल दर्पण में बनता है। हमेशा याद रखिए, समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसका बी नंबर सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मानव के वो दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? आपका समय समाप्त होता है, 1 सेकंड ज़्यादा हो गया, जिसका सही आंसर है हृदय और मस्तिष्क, सी नंबर, याद रखिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की आँख के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, इसकी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सही आंसर है अवतल दर्पण, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सही आंसर है अवतल दर्पण। कभी आपने सुना होगा ENT बोलेगा, ENT जो होता है वो जो डॉक्टर्स होते हैं किसका प्रयोग करते हैं? ई का मतलब होता है ईयर, एन मतलब नोज, टी मतलब टीथ। ये जो विशेषज्ञ होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना अवतल दर्पण का। और जो उत्तल दर्पण जो होता है गाड़ियों के पीछे लगा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? प्रवृत्ति के द्वारा की भांति, आपके पास ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर है प्रवृत्ति द्वारा की भांति। आप सभी लोगों को पता है, जब प्रकाश अधिक पड़ता है तो हमारी पुतली अचानक क्या होती है, पुतली का आकार जो होता है वो अपने अनुसार बदलता रहता है। तो उसके बाद कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वाला मनुष्य किस चश्मे का प्रयोग करता है? आप सभी को पता है, जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर दृष्टि दोष होता है, उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जो जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न लिख लीजिएगा। अगला है, दूरदृष्टि दोष वाली आँख में साफ दिखाई देती है। देखो हमेशा याद रखना, अगर दूरदृष्टि दोष कह रहा है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष कहेगा तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन जरा दृष्टि दोष ऐसा होता है जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वो जरा दृष्टि दोष होता है जो बुढ़ापे में हो जाता है। मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं और हमें बुढ़ापे में ना तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए दूर की वस्तुएं दिखाई देंगे हमें। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम। आप सभी को पता है प्रकृति की देन है इंद्र भगवान की। इसमें आप सभी को पता है 7 रंगों का होता है।
ठीक है, जो वर्षा में बनता है। बाकी इसका लंबा प्रोसेस है, कैसे बनता है वो आपको बाद में समझाऊंगा। तो हमेशा याद रखें इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है एक। उसके बाद अब हम अगला बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। मैं आपको बता दूं न्यूटन आप सभी को पता है बल का होता है, टेस्ला होता है सही उत्तर इसका चुंबकीय क्षेत्र का, और एम्पियर आप सभी को पता है धारा का होता है, लंबाई का क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा, हर एक ऑप्शन को हमेशा समझिए। उसके बाद अगला प्रश्न है शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जिसका सही आंसर है पेशीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सी नंबर हमारा सही है, पेशीय ऊर्जा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। हमें पता है, मैंने आपको बताया था ध्रुवण होती है। आप हमेशा याद रखें प्रकाश में 5 घटनाएं घटित होती हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन, 5 घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन एक ऐसी होती है जिसमें प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, वो ध्रुवण कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसमें वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का आप सभी को पता होगा, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, संघनन, हिमीकरण आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है, जिसका हमारा सी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, तांबा, सोना, इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त होता है, जिसका सही आंसर है तांबा, सॉरी चांदी होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, सभी को आपको पता है कितना होता है, 98 डिग्री होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। वो होता है हमारा नमकीन जल का। जो भी बात इसमें ना समझ में आई हो वो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई गलती हो गई हो उसे भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। धन्यवाद।